तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन बना? सुप्रीम कोर्ट बना, मतलब कोई ना कोई जज बने हाँ, होंगे ना। नहीं, एक अथॉराइज पर्सन रहता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष अग्रवाल, इस टाइप का हो गया। तो दिल्ली तो हाईकोर्ट में वो पिटीशन फाइल हुआ। फाइल हुआ। अब दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल होगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया फली नरीमन साहब को, आप हमारे काउंसिल बोल के आइए। फली नरीमन साहब ने 3 पेज का लेटर लिखा, मैं नहीं आ सकता आपके तरफ से। अच्छा। हाँ, फिर कैसा तैसा मैटर चला दिल्ली हाईकोर्ट में। नहीं, इसका तो मतलब ये हुआ, दिल्ली अगर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बजाप्ता इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस को चैलेंज किया, इसका मतलब ये कॉन्सेंस कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेंस कह रहा है कि हम अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेंगे। मोटी बात तो यही हो गई। या फिर आपको अधिकार नहीं है ये कहने का, आदेश देने का कि आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए। वो क्या आर्गुमेंट करना चाहते थे? हाँ, नहीं, वो यही करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिक सर्वेंट नहीं है और वो उनके कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो भी उनका आर्गुमेंट था। और दूसरी चीज, मतलब हर कानून से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसे कुछ लोग बोलते ना, तो उसके ऊपर में भी स्ट्रिक्चर आते ना, वो भी मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ, ये जो है ना, कुछ जजेस क्या बोलते हैं, ऐसे जो मनमाने काम करते हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल में बहुत सुंदर वर्ड लिखा है, जजेस कैन नॉट थिंक दैट व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। जो मेरे राजा के मन को लगा वही कानून, ये नहीं चलने वाला। यू आर बाउंड बाय द लॉ, यू आर बाउंड बाय द स्टैट्यूट। देयर इज नो टर्म called as unlimited discretion to anyone in this country. Everyone is bound by the constitution, everyone is bound by the law. इसके ऊपर 25 जजमेंट्स है। तो ये हो गया। आप वो पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में आप बता रहा हूं मैं, इसके लिए जिम्मेदार उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन थे उस समय के चीफ जस्टिस? आप जो भी ढूंढ लेना, मैं बता, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो जिम्मेदार देता हूं, रुपए वेट कीजिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जज थे, उनको मानना पड़ेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजमेंट दिया। बोला नहीं, तुम्हारा गलत है, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। क्या बात है। आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। फिर उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम, मतलब पूरा बनाना रिपब्लिक जैसा ही लोगों ने बना दिया, जिसको मर्जी आ रहा है वो अपने तरीके से कानून को डिफाइन कर रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष अग्रवाल। अच्छा। और वो 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा। तो फिर इस समय जजमेंट दिया कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी है, हमने ओथ लिया है, ये है वो है जो भी है, और पब्लिक सर्वेंट ही है, ये वो सब बोल बाल के पूरा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी ये करके फिर वो जजमेंट दिया गया। तो देखो क्या मतलब ये हुआ सर कि अगर पहली बार डरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया, रजिस्ट्री ने ही, आरटीआई ऑफिस ने ही कह दिया कि नहीं ये जज के खिलाफ ये सब बंद करो, भगा दिया, ठीक है। जैसा कि अभी एक दिन पहले आपको एक जज महोदया ने आपको कहा है कि आप जज के खिलाफ बोलना छोड़ करके बाकी सब हम सुनेंगे, तो फंस गई। मुझे मालूम है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अब उनके खिलाफ तो चलेगा मामला, लेकिन मैं ये कह रहा था, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पब्लिक सर्वेंट है, हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। गलती स्वीकार कर ली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी। यस, चलिए, ये तो बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो सीआरपीएफ के ऊपर है फैसला, उसका थोड़ा बताइए कि कितना मिसयूज हुआ है और कैसे सरकार और मशीनरी अपने अपने इसका मिसयूज करती है। हाँ, वही तो मैं अभी आ रहा हूं, अभी 2 मिनट में कंप्लीट करता हूं मैं।
अभी इससे क्या पिक्चर क्लियर हो गया? इस देश में मालिक जनता है और कोई भी हो, हर व्यक्ति ये लोक सेवक है, जनता का नौकर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो, कोई भी हो। अब अगर आपको कुछ काम करना है, सरकार है, ये काम कैसा करती है? ये किसी की सैलरी देना है, बॉडीगार्ड रखना है, तुमको नौकर रखना है, टीए डीए पेंशन सब चीज कहां से आता है? जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आता है। मतलब जरूरी नहीं इनकम टैक्स भरना चाहिए आदमी ने। जो पेट्रोल खरीद रहा है तो उसमें 10 रुपए का पेट्रोल 100 में आ रहा है तो 90 रुपए टैक्स है। तो इस तरह से वो टैक्स के भरोसे देश चल रहा है। हो गया। अब ये टैक्स पेयर का मनी जो है वो किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कॉमन मैन की एकदम रफ लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, वो अधिकारी कोई भी रहो, कोई मिनिस्टर कोई भी रहो, उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनता का पैसा है। राइट। अब इन्होंने बना लिया है दुकानदारी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जब सीजे गवई साहब जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जज थे तो गवई साहब ने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा करप्शन निकाला था। बोला तुम्हारा बीएमसी का डेट लेने के लिए भी सीनियर काउंसिल आता है। मतलब एक सीनियर काउंसिल का तुम आप लाख रुपए 5 लाख रुपए दोगे, अच्छा डेट लेने के लिए वो नहीं भी रहा तब भी उसका नाम डाल देते, पैसा निकाल लेते। तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या पॉलिसी, चलो नेक्स्ट डेट पे फाइल करो तुम। तो 100 करोड़ रुपया साल का वकीलों को जाता है बीएमसी का। ये बहुत बड़ा करप्शन है। हाँ, बहुत बड़ा तो करप्शन ऐसा लूट चल रहा है देश में। हाँ हाँ। तो अभी क्या है मालूम है क्या? ये हर डिपार्टमेंट के हर अधिकारी हर लूप होल का फायदा उठा के अपना घर भरने में लगे हैं। ये देश का मतलब समाज का लॉ एंड ऑर्डर का सोचने वाला परसेंटेज कम है, लेकिन इतना कि उन लोगों के वजह से ये सब चल रहा है। नहीं तो ये जो खेल है ना, जो केस में दम नहीं है उसको भी विरोध करने का। आप आ जाइए दिशा सालियन के केस पे। अब दिशा के केस में क्या केस है? लड़की के पिता आए हैं, राइटिंग में कंप्लेंट दिया, उनके विटनेस में तुम्हारे मिनिस्टर से लेके और कई चीजें हैं, मतलब हमारे एडिशनल एविडेंस है ये है, लेकिन आपके मिनिस्टर भी है सरकार के, ठीक है। पहले तो विपक्ष में होंगे लेकिन आज तो सरकार में मिनिस्टर भी है, और उस समय केंद्र में सरकार में मिनिस्टर थे, वो भी लोगों के स्टेटमेंट है। और वो तो बाजू में रखो, मोबाइल टावर लोकेशन से सब चीजें। पिता ने कंप्लेंट किया मेरे लड़की का सामूहिक अत्याचार और मर्डर का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया तुमको एफआईआर करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले नाटक चलाया, वो तुम्हारा एसआईटी पहले डिक्लेयर हो गई, वो हवा में रही, बाद में 2 साल के बाद प्रकट हुई नाम एसआईटी के, फिर कमिश्नर का इंक्वायरी कर रहा है पुलिस कांस्टेबल। तो ऐसे सब नाटक चले उनके। अब चलते चलते दिशा के पिता का पिटीशन आया कोर्ट में हियरिंग को। पहले दिन, हियरिंग के पहले दिन जस्टिस सारंग कोतवाल साहब ने पॉइंटेड सिंपल क्वेश्चन पूछा, बिना एफआईआर के आप मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर कैसा रहे हो? मर्डर और गैंगरेप का केस है तो बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो? फिर उसमें घुमाया, बाद में गडकरी साहब के बेंच के पास आया। सबसे ज्यादा डेट्स तो गडकरी साहब ने दिए। वो चलते चलते फिर वो उनका वही चालू, डेट पे डेट डिले करते जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, खास करके महाराष्ट्र पुलिस का, बंबई पुलिस का।
वो लेने के बाद में भी इनका सब चालू डिले। अब उसके बाद में लास्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी की कोर्ट में मैटर आया, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा क्या है ये तुम्हारे नाटक, मतलब सिंपल वर्ड में 174 क्या है, 174 तुम जाके स्पॉट पे जो देखना है वो नोटिंग करो, इतना ही 174। जब तुमको मर्डर का कब लेना, ये चीजें पेन ड्राइव आप कैसे ऐड कर सकते 174 में? तो फिर चुप हो गए। फिर सरकारी वकील ने खाना पूर्ति के लिए लेटर लिखा। अब सरकारी वकील को क्या समझ में आया और उस पुलिस वालों को क्या समझ में आया भगवान जाने। उसके बाद में वो अपने विटनेस को लेटर दे रहे हैं, अपने एसीपी निपुण जी साहब को लेटर गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो विटनेस है उनको लेटर दे रहे 174 सीआरपीसी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी फिर हमने